हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनीट एजुकेशन। माय नेम इज प्रतीक्षा ताम्रकार और हम कर रहे हैं क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में लास्ट लेक्चर जो हमने किया था वो क्वांटम नंबर्स पर था। तो क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं जो तो आपको पता ही होगा। क्वांटम नंबर्स क्या है? एक सेट ऑफ फोर्स नंबर्स हैं जिनसे हम इलेक्ट्रॉन के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन पता कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की किसी भी इलेक्ट्रॉन का, किसी भी एटम के कोई भी इलेक्ट्रॉन की हम पूरी इंफॉर्मेशन जान सकते हैं कि उसका लोकेशन क्या, मींस वो किस शेल में, किस शेल के किस सब शेल में है, ठीक, और उसकी एनर्जी क्या है, उसका न्यूक्लियस से डिस्टेंस कितना है। ये सारी जो इंफॉर्मेशन है वो सब हम क्वांटम नंबर्स के थ्रू जान सकते हैं। ये 4 टाइप के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था, प्रिंसिपल और एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जैसे कि एंगुलर क्वांटम के लिए, एजीमुथल क्वांटम नंबर के लिए मैंने आपको बताया था कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो उसी तरह यहाँ पर अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी आया। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की भी हमें क्यों जरूरत पड़ी? हमें इसकी इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि मैंने आपको बोर्स मॉडल में बताया था कि जो मेन लाइन होती है स्पेक्ट्रम की, जब हम उस मेन लाइन के स्पेक्ट्रम को, यानी कि जिस सोर्स से वो लाइन प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, उस सोर्स में अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते, जैसे कि कोई भी सोर्स है, कोई भी एटम है जिसका हमें वो लाइन स्पेक्ट्रा मिल रहा है, मेन लाइंस मिल रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन जो n=4 2 3 ऐसे जंप करते थे, तो जो मेन लाइन मिल रहे थे, तो जब उसके सोर्स पर हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, क्लियर। तो जब उसके सोर्स पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो मैंने आपको बोला था कि ये लाइंस स्प्लिट हो जाती हैं, जिसे कहा गया था ज़ीमन इफेक्ट। तो इस ज़ीमन इफेक्ट को एक्सप्लेन किया गया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स के थ्रू। तो ऐसा हुआ क्यों? ऐसा इसलिए होता था क्योंकि जब सोर्स को, ये आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रोटेट करते रहते हैं, ठीक है, मूव करते रहते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। ये भी आपको पता होगा, आपने 10th क्लास में पढ़ा ही होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा था। और एक चैप्टर था ना, इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ मैग्नेट, ऐसे कुछ करके चैप्टर था। तो वहां पे आपने ऐसे ये भी पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है तो उसके साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी वहां पर प्रोड्यूस हो जाता है। इतना क्लियर आपको कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो होता है वो रोटेट करते रहता है न्यूक्लियस के चारों तरफ। तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है और इलेक्ट्रॉन मूव किया यानी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ वहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो जाता है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड जो उस एटम के अंदर प्रोड्यूस हुआ, उस इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक फील्ड, जब हम उस सोर्स पर, जिस सोर्स पर लाइन स्पेक्ट्रा ले रहे हैं, उस पर बाहर से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, ठीक। तो बाहर से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पर ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है जो हमने अप्लाई किया, और इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड जो कि इलेक्ट्रॉन का था, ये दोनों इंटरैक्ट करते हैं। और इस इंटरैक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो अपने आप को न्यूक्लियस के चारों तरफ एक ऐसे कुछ सर्टेन रीजन्स में, कुछ सर्टेन प्रेफर्ड रीजन्स होते हैं जहाँ पे अपने आप को ओरिएंट कर लेते हैं। और इसी जिस डायरेक्शन में या जिस प्लेस पर भी अपने न्यूक्लियस के चारों तरफ वे अपने आप को ओरिएंट करते होंगे, उन्हें ही हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल्स बोला जाता है, ठीक। तो एक बार फिर से सुनते हैं, एक बार फिर से समझते हैं कि ऐसा ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की हमें जरूरत क्यों पड़ी। क्योंकि ज़ीमन इफेक्ट आपको पता है कि जो लाइंस होती हैं, जो लाइन स्पेक्ट्रा आता है उसकी लाइंस होती है, जब उनको मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो वो लाइंस स्प्लिट हो जाती हैं। तो वो लाइंस स्प्लिट हो जाती हैं, इसका एक्सप्लेनेशन किया गया इस तरह से कि जब इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो रिवॉल्व करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं वहां न्यूक्लियस के चारों तरफ, ओके। न्यूक्लियस के चारों तरफ जब वो मूव करते रहते हैं तो उस मूव करते समय उनके इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी वहां प्रोड्यूस होता है। और जब ये मैग्नेटिक फील्ड उस सब्सटेंस में प्रोड्यूस हो चुका है जिसके इलेक्ट्रॉन की आप स्टडी कर रहे हैं, जिसके लाइन स्पेक्ट्रा की आप स्टडी कर रहे हैं, और उस पर आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया,
एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड से क्या करता है, इंटरैक्ट करता है, और इसी इंटरैक्शन की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अपने आप को कुछ सर्टेन प्रेफर्ड रीजन्स होते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, वहाँ अपने आप को ओरिएंट कर लेते हैं। और इन सर्टेन रीजन्स को जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ओरिएंट होते हैं, मतलब जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, उन्हीं को ही बोला जाता है ऑर्बिटल्स। तो जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें मेन नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स ही बताते हैं। क्लियर? तो द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर determines the number of preferred orientation of the electron present in a subshell। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होते हैं वो हमें सबशेल में, शेल के अंदर सब शेल, उस सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो किस प्रिफर्ड रीजन में जा रहे हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ वो किस प्रिफर्ड रीजन में जा रहे हैं उसको बताते हैं। उनका ओरिएंटेशन कैसा है, एक्स डायरेक्शन में, वाई में है, जेड में है, कि एक्स वाई में है, कि सिर्फ जेड डायरेक्शन में है। तो इस तरह से ये ओरिएंटेशन बताते हैं। सिंस ईच ओरिएंटेशन करस्पॉन्ड्स टू एन ऑर्बिटल, और हर एक ओरिएंटेशन जो होता है वो ऑर्बिटल को डिनोट करता है। क्यों? क्योंकि जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल्स बोला जाता है। ठीक है, देयरफॉर द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिटरमाइंस द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन एनी सबशेल। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें क्या बताते हैं, एक तो ओरिएंटेशन बता रहे हैं, ओरिएंटेशन मतलब ये क्या बता रहे हैं, हमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बता रहे हैं किसी सबशेल में। क्लियर? तो ये डिफरेंट ओरिएंटेशन क्यों होता है, क्योंकि दोनों मैग्नेटिक फील्ड, जो इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रॉन के कारण प्रोड्यूस हुआ और एक्सटर्नल जो हमने अप्लाई किया, ये दोनों इंटरैक्ट करते हैं। इंटरैक्शन की वजह से अब इलेक्ट्रॉन जो कि सबशेल में प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा कि वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ किसी स्पेसिफिक रीजन में जाकर ओरिएंट हो जाएगा, मतलब वो वहीं पर घूमता रहेगा, और उसको बोला जाता है, जिस प्रिफर्ड रीजन में वो मिलता है, जहां उसका ओरिएंटेशन होता है, उसी रीजन को बोला जाता है, उसी ओरिएंटेशन को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल। ऑर्बिटल मींस, ऑर्बिटल किसको बोला जाता है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही तो ऑर्बिटल हमने पढ़ा था मैक्सवेल क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है उसका मेन काम क्या है, जो उसका मेन इंफॉर्मेशन क्या देता है वो, कि एक ऑर्बिटल किसी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है। क्लियर? रिवीजन लास्ट में करते हैं। ठीक, तो अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का पता तो चल गया कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है हमें। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो हमें एक्सप्लेन करता है कि किसी शेल में कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है। अब ये करेगा कैसे, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इसे डिनोट किया जाता है m और सिंपल m सबस्क्रिप्ट में l से। ये m और सबस्क्रिप्ट में यहाँ पे l। ओके, एंड फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ l, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होती है वो एजीमुथल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करती है। क्लियर? तो एंड द गिवन वैल्यू ऑफ l, it can have all the values ranging from -l to +l including 0। ठीक, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को आप किससे डिनोट करेंगे, m सबस्क्रिप्ट में l या सिंपल m से डिनोट करेंगे आप। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिपेंड्स ऑन एजीमुथल क्वांटम नंबर। क्लियर? अब इसकी वैल्यू कहां से कहां तक होती है, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ l, it can मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हैव ऑल द वैल्यूज फ्रॉम -l to +l इंक्लूडिंग 0। -l to +l ये अभी आप समझ जाएंगे, यानी कि अगर l की वैल्यू जो है 1 है तो 1 है तो -l to +l यानी -1 to +1। ये किस तरह से निकालते हैं, -l फिर सेकेंड -l -1 -l -2 0 1 l -2 l -1। Clear? Thus, for every value of L, M has 2L plus 1 value। तो L के हर एक वैल्यू के लिए M की टोटल वैल्यूज जो होती हैं वो कितनी होती हैं, 2L plus 1। चलिए देखते हैं इनसे लाइन से, फिर आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इतना क्लियर है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जरूरत क्यों पड़ी, हमें स्प्लिटिंग बताना था कि मैग्नेटिक फील्ड में जब हम ले जा रहे हैं तो जीमन इफेक्ट हो रहा था, उस जीमन इफेक्ट के एक्सप्लेनेशन के लिए कि लाइंस जो हैं वो स्प्लिट क्यों हो रही है, इसे एक्सप्लेन करने के लिए आया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है हमें, नंबर ऑफ
ऑर्बिटल्स बताता है इन अ सब शेल, किसी सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है इसका एक्सप्लेन किसके थ्रू करते हैं हम, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के थ्रू। ठीक, इसे आपको कहीं ऑर्बिटल बोलेगा, कहीं पर ओरिएंटेशन बोलेगा। ओरिएंटेशन मींस प्रिफर्ड रीजन एक्सेप्टेड बाय इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो ऐसा रीजन जहाँ जो जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रहता है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन अपने आप को सेफ समझता है कि हाँ ठीक है मैं यहाँ पर रहूंगा करके। ठीक है, तो वो रीजन जो होता है उसका ओरिएंटेशन होता है, और वही ओरिएंटेशन को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल्स बोला जाता है। ठीक, क्लियर। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स की जो वैल्यूज होती हैं वो किस पे डिपेंड करेंगी, एजिमुथल क्वांटम नंबर पर। एजिमुथल क्वांटम नंबर के लिए अगर L है तो m की वैल्यूज -L2 + L रहेंगी, और किसी दिए हुए L के वैल्यूज के लिए फॉर गिवन वैल्यू ऑफ L, total number of m means total number of magnetic quantum number will be 2l + 1. okay, चलिए स्टार्टिंग सबसे पहले L = 2 L = 1 रख के पूरा देखते हैं हम। okay. तो सबसे पहले L = 0, यानी L = 0 यानी कौन सा सबशेल, S सबशेल, S सबशेल। तो L के लिए फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ L, टोटल वैल्यू नंबर ऑफ M कितने होते हैं, L = M = 2l + 1, तो M = 2l + 1 यानी 2 × 0 + 1 = 1, यानी L = 0 तो सिर्फ M का एक ही वैल्यू होता है। कौन सा L, किसी दिए हुए वैल्यू L के लिए M कहाँ से कहाँ तक जाता है, -L2 + L, तो यहाँ पर -L तो यहाँ तो 0 ही है, तो एकमात्र उसकी वैल्यू कौन सी होगी, 0। ठीक, तो M के लिए सॉरी S सबशेल के लिए, फॉर S सबशेल जो L की वैल्यू आई सिर्फ 1 वैल्यू आई, टोटल वैल्यूज कितनी आई उसकी 1 आई, वो भी कौन सी वैल्यू आई, M की 0। ये टोटल M है, मतलब उस सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है ये बताता है ये वाला फॉर्मूला। ओके, और ये जो -L2 + L है ये हर उस ऑर्बिटल की M की वैल्यू कितनी है ये बताता है। ठीक, इसे और आगे देखते हैं तो आपको और क्लियर होते जाएगा। ये फर्स्ट, सेकंड देखते हैं। L = 1, when L = 1 तो L = 1 means P सबशेल। क्लियर, ये क्लियर होगा आपको। एजिमुथल क्वांटम नंबर में हमने देखा था जब L की वैल्यू 1 होती है यानी कौन सा सबशेल, P सबशेल। ओके, L = 1 तो टोटल नंबर ऑफ एम्स कितने आ जाएंगे, टोटल M यानी कि 2l + 1, 2 × L + 1 3, यानी L = 1 के लिए M की कितनी वैल्यूज होंगी, 3 वैल्यूज होंगी। कैसे, कौन कौन सी होंगी, -L2 + L, -L मीन्स -1 2 +1, और -1 और +1 के बीच में क्या बचा, -1 0 1। क्लियर, तो ये 3 वैल्यूज होंगी किसके लिए, ये 3 वैल्यूज होंगी हमारे P सबशेल के लिए, यानी कि P सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, 3 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है। ठीक, अभी देखेंगे इसे। नेक्स्ट है D सबशेल। D सबशेल के लिए देखिए L = 3, तो L = 3, L = 1 हुआ ना अभी, हाँ 1 के बाद 2, L = 2, तो टोटल M कितने हो जाएंगे, टोटल M हमारे पास हो जाएंगे 2l + 1, यानी 2 × 2 + 1, 2 × 2 4 + 1 = 5, यानी L = 2, यानी D सबशेल के लिए
डी सब शेल के लिए एल के कितने वैल्यू, एम के कितने वैल्यूज आएंगे, 5 वैल्यूज आएंगे। कौन कौन से आएंगे, -L2 प्लस एल, -L2 प्लस एल, एल कितना है -2, 2 प्लस 2, तो -2 के बाद क्या आएगा, -1, 0, 1 एंड 2। क्लियर? यहाँ पे हमने कैसे निकाला, -L फिर -L-1 ऐसा करके था ना, -L-2 फिर 0 फिर L-2 फिर यहाँ पर L-1, इस तरह से था, उसी से हमने ये निकाला। ठीक, फोर्थ, व्हेन L इज इक्वल्स टू 3, तो L इज इक्वल्स टू 3, तो टोटल M कितने आ जाएंगे, टोटल M आ जाएंगे हमारे पास 2L प्लस 1, यानी 2 इंटू 3 प्लस 1, 2 इंटू 3 यानी 6 प्लस 1 मीन्स टोटल यहाँ पर 7, तो 7 मीन्स L के कितने वैल्यूज आएंगे, माइनस यहाँ पर L इज इक्वल्स टू 3 के लिए M के टोटल कितने वैल्यूज आने वाले हैं हमारे पास, 7। देखते हैं कौन कौन से होंगे, -L2 प्लस L, तो -L कितना दिया हुआ है, -3, 2 प्लस 3, तो -3 2 प्लस 3 के बीच कौन कौन से नंबर्स होंगे, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 नंबर्स आए हमारे पास। तो यहाँ पर देखिए जब L इज इक्वल्स टू 0 था, ठीक, ये तो निकालना आप जान गए होंगे, L इज इक्वल्स टू 0, तब उसके लिए प्रिफर्ड ओरिएंटेशन कितने आए, टोटल प्रिफर्ड ओरिएंटेशन आया 1, और उसमें भी उसकी वैल्यू कितनी आई, 0, यानी कि S सब शेल में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है, और वो भी कौन सा ऑर्बिटल होता है, S ऑर्बिटल। ठीक, S सब शेल में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होगा, और वो कौन सा, S ऑर्बिटल। ओके, इसी तरह देखिए, सॉरी, ये जो L इज इक्वल्स टू 1 है, ठीक, L इज इक्वल्स टू 1 के लिए हमारे पास M की टोटल वैल्यूज कितनी आई, 3 वैल्यूज आई, और उन 3 वैल्यूज कौन कौन सी थी, -1, 0 और +1, यानी कि जो L इज इक्वल्स टू 1 मीन्स P सब शेल, P सब शेल में इलेक्ट्रॉन की 3 प्रिफर्ड ओरिएंटेशंस है, यानी P सब शेल हैज 3 ऑर्बिटल्स, P सब शेल हैज 3 P ऑर्बिटल्स, यानी कि P सब शेल के पास कितने ऑर्बिटल्स है, 3 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, और इनका जो ओरिएंटेशन होता है, जो इलेक्ट्रॉन का 3 ओरिएंटेशन यहाँ पर प्रेजेंट होता है P सब शेल में, वो X, Y और Z डायरेक्शन में होता है, और ये जो 3 सब शेल 3 ऑर्बिटल्स जो होते, एक मिनट, और P सब शेल में जो ये 3 ऑर्बिटल्स होते हैं उनको हम Px, Py और Pz से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? जब L इज इक्वल्स टू 2, तो M की टोटल वैल्यूज कितनी आई हमारे पास, 5। कौन कौन सी, -2, -1, 0, 1 और 2, मींस L इज इक्वल्स टू 2, यानी D सब शेल, D सब शेल में इलेक्ट्रॉन के 5 प्रिफर्ड ओरिएंटेशन होते हैं, 5 प्रिफर्ड ओरिएंटेशन, यानी D सब शेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक, D सब शेल के लिए M की वैल्यू कितनी आई, टोटल M की वैल्यू 5 आई। अब इस D सब शेल में टोटल ऑर्बिटल्स कितने होंगे, 5 होंगे, और उनमें से हर एक ऑर्बिटल्स की वैल्यू जो रहेंगी वो मैं आपको बताऊंगी अभी, -1, -2, -1, 0, 1 एंड 2। ठीक, इसी तरह जब L इज इक्वल्स टू 3 था, तो L इज इक्वल्स टू 3 के लिए M की टोटल वैल्यूज आई 7, और उन 7 वैल्यूज को हमने कैसे अरेंज किया, -3 टू +3। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, ठीक, तो इतना क्लियर हुआ आपको। तो यहाँ देखिए, when L इज इक्वल्स टू 0, जब L की वैल्यू 0 थी, तो M कैन हैव ओनली 1 वैल्यू। ठीक, तब जब L इज इक्वल्स टू 0 मीन्स S सब शेल के लिए L की वैल्यू कितनी थी, 0, तो M कितने आई, सिर्फ एक वैल्यू है, मतलब S सब शेल में
एस सब शेल में इलेक्ट्रॉन का सिर्फ वन प्रिफर्ड ओरिएंटेशन है, यानी कि एस सब शेल में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल प्रेजेंट है और उसको बोला जाता है एस ऑर्बिटल बोला जाता है. फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ m for a given value of L, m can have only one value. This means that S subshell has only one preferred orientation around the nucleus. This means that S subshell has only one orbital called S orbital. Clear? तो when L is equals to 0 तो m is equals to कितने वैल्यूज आए? सिर्फ वन वैल्यू आई. When L is equals to 1 means P subshell. तो P subshell के लिए हमारे पास 3 वैल्यूज आएंगी. टोटल वैल्यूज कितनी आई हमारे पास? m की 3 वैल्यूज आई. ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ L is equals to 1, P subshell has 3 preferred orientations of electron in x, y or z directions. Means P subshell has P3 p orbitals designated as px, py and pz. और इस px, py और pz के लिए हमने वैल्यूज निकाली थी -1, 0 और +1. तो ये किस तरह से होता है? ये 3 यहाँ पे p ऑर्बिटल्स, ये इस तरह से इन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है बॉक्सेस के फॉर्म में, और ये होता है -1, 0, +1. तो 0 वाली जो वैल्यू होती है वो होती है pz के लिए. ठीक, m के लिए अगर वैल्यू 0 है तो वो कौन सा ऑर्बिटल होगा? pz ऑर्बिटल होगा. ठीक, अब -1 जो है वो होता है py के लिए और +1 जो है वो px के लिए होता है. क्लियर? तो L अगर कितना है? 1, यानी कि P सबशेल है. तो P सबशेल में 3 प्रिफर्ड ओरिएंटेशंस होंगे इलेक्ट्रॉन के x, y और z डायरेक्शंस में, यानी कि P सबशेल में 3 p ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं और उन्हें कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? px, py और pz. और हमारे पास m के कितने वैल्यूज आते हैं? टोटल 3 वैल्यूज. कौन कौन से? -1, 0 और +1. तो ये 3 ऑर्बिटल्स हो गए. तो 0 वाली जो वैल्यू होती है वो pz के लिए होती है, -1 है वो y के लिए होता है, py के लिए, और जो +1 है वो px के लिए होता है. इतना क्लियर? अब आते हैं when L is equals to 2. L is equals to 2 यानी कि कौन सा सबशेल? D सबशेल. तो D सबशेल के लिए M की हमारे पास टोटल वैल्यूज कितनी आई थी? 5. ठीक, तो when for L is equals to 2, D subshell has 5 preferred orientation around the nucleus. This means that D subshell has 5 orbitals. यानी D subshell के लिए L is equals to 2 तो हमारे पास M की कितनी वैल्यूज आई? 5 वैल्यूज आई. 5 वैल्यूज आई मतलब इलेक्ट्रॉन के 5 पॉसिबल ओरिएंटेशंस हैं अराउंड द न्यूक्लियस. ठीक, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 5 तरीकों से ओरिएंट हो सकता है वहां पर. ठीक है, और इनके अकॉर्डिंग तो इस तरह से जो डी सबशेल हुआ उस डी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे? 5 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे, जिनको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं dxy, क्लियर, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, dz स्क्वायर. क्लियर? ये जो 5 प्रिफर्ड ओरिएंटेशंस हैं यानी कि 5 पॉसिबल ऑर्बिटल्स हैं डी सबशेल के अंदर, तो उन पांचों डी सबशेल्स का जो डी ऑर्बिटल्स है उनका नाम क्या है? dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और dz स्क्वायर. क्लियर? अब यहाँ देखिए इसके लिए वैल्यूज कितनी आई थी हमारे पास? m की टोटल वैल्यूज 5 थी. उन टोटल वैल्यूज 5 में कौन कौन सी वैल्यूज थी? -2, -1, 0, +1 एंड +2. अब यहाँ पे ये अरेंज्ड कैसे होते हैं? ये 5 डिफरेंट ऑर्बिटल्स 1, 0 इसके लिए. तो यहाँ पर जो -2 वैल्यू होती है वो होती है dx y की. -1 जो है वो dyz,
जीरो जो वैल्यू फॉर m इज इक्वल्स टू 0 यानी वो कौन सा ऑर्बिटल होगा, d z स्क्वायर। प्लस 1 होता है d zx और प्लस 2 होता है d x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर के लिए। इतना क्लियर आपको कि जब l की वैल्यू 2 होती है तो m के टोटल वैल्यूज हमारे पास आते हैं 5, यानी कि l जब 2 है मतलब d सब शेल है, तो d सब शेल में इलेक्ट्रॉन के 5 ओरिएंटेशंस पॉसिबल है, यानी 5 ऑर्बिटल्स पॉसिबल हैं। और उन 5 ऑर्बिटल्स का नेम्स क्या है, उनको डिजाइन कैसे किया जाता है, dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और dz स्क्वायर। और जो 5 पॉसिबल वैल्यूज थी यानी कि -2, -1, 0, +1 एंड +2, तो इसके अकॉर्डिंग जो -2 वैल्यू होती है वो किस ऑर्बिटल के लिए होती है, xy के लिए, -1 yz के लिए, 0 dz स्क्वायर के लिए, +1 dzx के लिए, +2 dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर के लिए। क्लियर? अब देखते हैं L इज इक्वल्स टू 3, तो L इज इक्वल्स टू 3 यानी कौन सा सबशेल, F सबशेल। तो F सबशेल के लिए हमारे पास टोटल M की कितनी वैल्यूज आई थी, 12 + 1 से 7 वैल्यूज आई थी, यानी कि F सबशेल में कितने प्रिफर्ड ओरिएंटेशन पॉसिबल है, 7, यानी F सबशेल हैज 5 S सबशेल हैज 7 ऑर्बिटल्स। F सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स है, 7 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं। ठीक, तो F सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं, 7। और ये 7 डिफरेंट वैल्यूज हमारे पास क्या आई थी, -3, -2, -1, 0, +1, +2 एंड +3। अब आप पूछेंगे कि इसका कोई अलग से उसको रिप्रेजेंट नहीं करते मैम कि जैसे dxy dz से, क्या इसका भी है बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो वो अभी आपके कोर्स में नहीं है, बाद में जब हायर लेवल पे आप स्टडी करेंगे तो वो वहां पर आप उसको स्टडी कर देंगे। ठीक, तो इतना आपको क्लियर हुआ कि जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है वो हमें क्या बताता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताता है, किसी सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है ये बताता है हमें। अब इससे एक्सप्लेन कैसे हुआ कि ये जो मैग्नेटिक जो लाइंस थी वो स्प्लिट हो जा रही थी। होता ऐसा है कि ये जो आपको ऑर्बिटल्स दिख रहे हैं किसी एक सब शेल में, जो ऑर्बिटल्स आप देख रहे हैं जैसे p सब शेल में 3 ऑर्बिटल्स है, d सब शेल में 5 ऑर्बिटल्स है, f सब शेल में 7 ऑर्बिटल्स है, तो एक सब शेल में जितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं उनकी एनर्जी इक्वल होती है, यानी कि ये जो 7 ऑर्बिटल्स आपको दिख रहे हैं f सब शेल में, इन 7 ऑर्बिटल्स की एनर्जी जो है इक्वल है। इस d सब शेल में आप जो 5d ऑर्बिटल्स देख रहे हैं, इन पांचों d ऑर्बिटल्स की एनर्जी जो है इक्वल है, और जब इनकी एनर्जी इक्वल्स होती है तो ऐसे ऑर्बिटल्स को बोला जाता है डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। ठीक, डीजेनरेट ऑर्बिटल। और तो ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं इनकी एनर्जी इक्वल होती है, बट जैसे ही इन पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है तो ये जो पांचों d ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम है वो स्प्लिट हो जाते हैं, कुछ हायर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं और कुछ लोअर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं। और इन ऑर्बिटल्स के एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट से, इन ऑर्बिटल्स के स्प्लिट होने की वजह से ही जो लाइंस हमें मिलती हैं वो लाइंस जो हैं वो स्प्लिट हो जाती हैं स्पेक्ट्रम में, जो डबलेट या ट्रिपलेट के फॉर्म में। इस तरह से हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जरूरत पड़ी, तो एक टेबल बना लेते हैं। ठीक, वैल्यू ऑफ L, वैल्यू ऑफ L, उसके बाद क्या आएगा, नेम ऑफ सबशेल, नेम ऑफ सबशेल, उसके बाद वैल्यू ऑफ M, नंबर ऑफ ऑर्बिटल। ठीक, तो L इज इक्वल्स टू, सबसे पहले ले लेते हैं 0, तो सबशेल कौन सा, S, वैल्यू ऑफ M 0, मतलब एक वैल्यू आई थी। ठीक, और
नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने, एक ऑर्बिटल, कौन सा, एस ऑर्बिटल। ठीक, अब यहाँ पे देखिए जब L की वैल्यू 1 तो 1, तो नेम ऑफ सबशेल P सबशेल के लिए टोटल वैल्यूज कितनी आई थी हमारे पास 3, कौन कौन सी, -1, 0, +1, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने 3, कौन कौन से, px, py एंड pz, और pz की वैल्यू 0 होती है, py की -1 और px की +1। ठीक, L इज इक्वल्स टू 2, यानी कि डी सबशेल, उस डी सबशेल के लिए m की टोटल वैल्यूज कितनी आई थी 5, कौन कौन सी, -2, -1, 0, +1 एंड +2। ठीक, यानी टोटल ऑर्बिटल्स कितने 5 ऑर्बिटल, कौन कौन से, dxy, dyz, dz², dxz और dx² -y², जिसके लिए m की वैल्यू कौन कौन सी थी, -2, -1, 0, +1 एंड +2। L इज इक्वल्स टू 3, यानी नेम ऑफ सबशेल कौन सा, F सबशेल। इस F सबशेल के लिए m की वैल्यू कितनी थी, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 7 वैल्यूज हैं टोटल, और उसके लिए हमारे पास ऐसा कुछ नोटेशन नहीं है सबशेल के लिए। ठीक, तो ये रहा आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो अब देखते हैं कि अब ये शेल पता चल रहा है, शेल के अंदर सबशेल, सबशेल के अंदर कौन, ऑर्बिटल्स, तो इन्हें अब हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। ये क्लियर, नोट कर लिया आपने, ओके। तो ये कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट होगा। सबसे पहले देखते हैं के शेल के लिए। ठीक, देखते हैं सबसे पहले के शेल के लिए, ये रहा के शेल। अब के शेल जो है उसमें, उस के शेल में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल प्रेजेंट, एक ही सबशेल प्रेजेंट होता है, ये आपको पता है, कौन सा, एस सबशेल। ठीक, और एस सबशेल में भी सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है, एस ऑर्बिटल। तो ये जो है हमें शेल बताएगा, ये वाली लाइन, ये हमें क्या बताएंगे, सबशेल्स, और ये हमें बताएंगे ऑर्बिटल। ठीक, तो n इज इक्वल्स टू 1 मीन्स के सबशेल, के ऑर्बिटल, और ये हो जाएगा एस सबशेल, और ये एस ऑर्बिटल। ये हो गया। अब आते हैं के एल हो गया, अब n इज इक्वल्स टू 2 पर, तो n इज इक्वल्स टू 2 यानी कि एल शेल। तो एल शेल में हमारे पास 2 सबशेल्स प्रेजेंट होते हैं, याद है ना आपको कि n इज इक्वल्स टू 2, तो n इज इक्वल्स टू 2 के लिए l के 2 वैल्यूज होते थे, 0 और 1, तो यहाँ पर 2 सबशेल्स प्रेजेंट होंगे, कौन कौन से, एक S सबशेल और एक P सबशेल। अब इस S सबशेल में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होगा, S ऑर्बिटल, और इस P सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स होंगे, कौन कौन से, px, py, pz। ठीक, ये हो गया क्लियर। इसके बाद आते हैं थर्ड कौन सा, n इज इक्वल्स टू 3, के एल m शेल में, तो m शेल के लिए व्हेन n इज इक्वल्स टू 3, l इज इक्वल्स टू 0, 1 एंड 2। ठीक, 0, 1 एंड 2, मतलब कि यहाँ पर कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे, अब कितने सबशेल्स प्रेजेंट होंगे, यहाँ पर प्रेजेंट होंगे 3 सबशेल्स। एक S सबशेल, एक P सबशेल और एक D सबशेल। तो S सबशेल में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल, S ऑर्बिटल, P सबशेल में
3 ऑर्बिटल्स px, py और pz, और d सब शेल में 5 ऑर्बिटल्स, ये इस तरह से। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो सब शेल्स होते हैं उस शेल, सब शेल और ऑर्बिटल्स का रिप्रेजेंटेशन। तो k शेल के लिए कितने सब शेल होंगे, उसमें एक सब शेल होगा s, और s सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, सिर्फ एक ऑर्बिटल। ठीक, फिर आता है L शेल। तो L शेल में 2 सब शेल्स प्रेजेंट होंगे, क्योंकि फॉर n इज इक्वल्स टू 2 L की कितनी वैल्यूज आई थी, 0 और 1। तो 0 और 1, तो 0 S के लिए और P के लिए 1। तो जब 0 मीन्स S इज इक्वल्स टू 0, L इज इक्वल्स टू 0, तो हमें कौन सा कितने से ऑर्बिटल मिलते थे, उसमें सिर्फ एक ऑर्बिटल यानी कि S ऑर्बिटल। और जब L इज इक्वल्स टू 1 यानी कि P सब शेल, तो P सब शेल के लिए हमारे पास कितने ऑर्बिटल्स थे, 3 ऑर्बिटल्स थे, px, py और pz। तो यहाँ पर आते हैं फिर थर्ड शेल M शेल में। M शेल में n इज इक्वल्स टू 3, तो L कितने हो गए, 0, 1 एंड 2। तो ये 0, 1 और 2। ठीक, तो 0 मीन्स L इज इक्वल्स टू 0, यानी M की वैल्यू भी एक ही आती है 0, यानी S और S सब शेल में एक S ऑर्बिटल। P सब शेल में 3 P ऑर्बिटल्स और D सब शेल में 3 D ऑर्बिटल्स। ऐसे ही 4 वाले के लिए 4 पार्ट्स हो जाएंगे उसके, S, P, D और F। तो आई होप आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो अब क्लियर हो गया होगा। जब हम इस पे न्यूमेरिकल जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको ये और भी क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट अब देखते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। यहाँ तक क्लियर? अब आता है स्पिन क्वांटम नंबर। तो स्पिन क्वांटम नंबर देखें, स्पिन क्वांटम नंबर क्या है, तो ये तो पता था हमें कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अपने न्यूक्लियस के चारों तरफ ऐसे रोटेट होते रहते हैं, उसके चारों तरफ मूव करते रहते हैं, घूमते रहती हैं। बट ये भी देखा गया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने एक्सिस पर भी घूमते रहती हैं, जैसे कि हमारी इस नेचर में हम एग्जांपल देख सकते हैं सन और अर्थ का। तो जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ ऐसे रिवॉल्व करते रहती है और साथ ही अपने एक्सिस पर भी घूमते रहती है, जिसकी वजह से दिन और रात होते हैं। तो इसी तरह इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के चारों तरफ भी घूमते रहती है और साथ ही अपने एक्सिस पर भी घूमते रहती है। तो इस इलेक्ट्रॉन का रोटेशन बताने के लिए कि वो किस डायरेक्शन में घूम रही है, हम स्पिन क्वांटम नंबर का यूज करते हैं। दिस नंबर वाज इंट्रोड्यूस्ड to account for the fact that the electron in an atom not only moves around the nucleus but also spin of its own axis। ठीक, वो न्यूक्लियस के चारों तरफ तो घूमती ही है, अपने एक्सिस पर भी घूमती है। This number gives the information about the direction of spinning of the electron present in any orbital। तो ये जो स्पिन क्वांटम नंबर है हमें इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में घूम रही है, किस तरह से स्पिन कर रही है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय S, सिंपली S से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं M और सबस्क्रिप्ट में S से। Since the electron in an orbital can spin either in the clockwise direction और इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अपने एक्सिस पर सिर्फ 2 ही तरह से घूम सकता है, एक तो क्लॉकवाइज घूमेगा और एक एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ठीक है, क्लॉकवाइज मीन्स कैसा, ये क्लॉकवाइज हो गया। ठीक, क्लॉकवाइज यानी घड़ी जैसा चलता है ना, 12 फिर 1 बजता है फिर 2 बजता है ऐसे। और एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में, क्लॉक के अपोजिट डायरेक्शन में। क्लॉक कैसे चलती है, यहाँ से इधर जाता है ना उसका कांटा, और एंटी क्लॉकवाइज ये उल्टा हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन भी या तो क्लॉकवाइज ही स्पिन करती है या एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करती है। ठीक है, तो इसके लिए कुछ वैल्यूज होती हैं। हेंस फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ m, s कैन हैव ओनली 2 वैल्यूज। तो इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उनके लिए s की सिर्फ 2 ही वैल्यूज हो सकती हैं, +½ एंड -½ अगर इलेक्ट्रॉन का रोटेशन जो है क्लॉकवाइज है तो उसकी वैल्यू जो होगी s की वैल्यू +½ और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो वैल्यू होगी -½ ठीक, तो स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताता है हमें, इलेक्ट्रॉन का रोटेशन उसके एक्सिस पर, उसके खुद के एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन का रोटेशन बताता है। और इलेक्ट्रॉन जो है वो सिर्फ 2 तरह से रोटेट हो सकती है, स्पिन कर सकती है, एक
क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। जब क्लॉकवाइज करेगी तो इसकी वैल्यू +½ और एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तब इसकी वैल्यू -½ तो आई होप आपको ये चारों क्वांटम नंबर क्लियर हो गए होंगे। तो अब इस पर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। An electron is in a 4f orbital। मैंने आपको ऑर्बिटल्स के नोटेशन लिखना बताया था, ठीक है। सबशेल्स लिखते हैं, सबशेल्स का नोटेशंस लिखना बताया था, उसी तरह से ऑर्बिटल्स के लिए भी लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 4f दिया गया है। 4f orbital, what possible values for the quantum number n, l, m and s can it have? ओके तो यहाँ पर आपको ऑर्बिटल कौन सा दिया हुआ है? 4f दिया हुआ है। तो मैंने आपको बताया था ये जो सामने में f4 लिखा हुआ था, सामने में जो नंबर लिखी हुई होती है वो किसकी वैल्यू होती है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर n = कितना आ गया? 4। अब l निकालना है तो l यहाँ पर कितना हो जाएगा? f दिया हुआ है तो जो इसके बाजू में, इस नंबर के बाजू में जो वर्ड दिए रहता है उससे हम l की वैल्यू निकालते हैं। तो l की वैल्यू 0, 1, 2, 3 होती। तो 0 है तो s, 1 है तो p, 2 है तो d और 3 है तो f। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास f ऑर्बिटल है, तो f के लिए l की वैल्यू कितनी हुई? 3। तो l = कितना हो गया? 3। अब m की वैल्यू निकालनी है तो m की वैल्यू कैसे निकालते हैं? m = होता है 2l + 1 यानी 2 × 3, एक सेकेंड कुछ गलत, 3, हाँ ये ठीक, ओके। 6 + 1 = 7 यानी टोटल यहाँ पे 7 वैल्यूज होंगी। कौन कौन सी? -3, -2, -1, 0, +1 और +2 एंड +3। और s की जो अभी कोई है कि पर्टिकुलर हमें इलेक्ट्रॉन बताया नहीं कि किस इलेक्ट्रॉन के लिए f ऑर्बिटल है ना, तो उसमें s की जो s यानी स्पिन क्वांटम नंबर, इलेक्ट्रॉन दो ही तरह से स्पिन कर सकता है, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर s की वैल्यू कितनी हो जाएगी? +-½ तो ये क्लियर हुआ आपको कि कैसे हम जो आपको नोटेशन दिया होता है उससे हम चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू बता सकते हैं यहाँ पर। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दिया, राइट डाउन द क्वांटम नंबर n, l, m फॉर द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स। तो आपको 6 डिफरेंट ऑर्बिटल्स दिए गए हैं, उसके लिए आपको n, l और m इनकी वैल्यूज लिखनी है। ओके तो चलिए एक एक करके लिखते हैं। सबसे पहले d x² के लिए 3dx² - y²। अब आपको उस पर्टिकुलर ऑर्बिटल को भी बता दिया है। तो यहाँ पर ये फर्स्ट आपको 3 दिख रहा है, तो मैंने बताया था जो नंबर आपको दिखता है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। तो n = 3। ओके अब d दिख रहा है, d के लिए l की वैल्यू कितनी होती है? 0, 1 एंड 2। 2 जो होता है वो d के लिए होता है। तो l = कितना आ गया? 2। अब यहाँ देखिए m, l = 2 तो है, बट यहाँ पर देखिए m के लिए हम किसको ध्यान देंगे? dx² - y²। आपको ये पर्टिकुलर वो ऑर्बिटल बता दिया है कि किस ऑर्बिटल के लिए आपको m की वैल्यू देनी है। तो मैंने आपको वहां जब क्वांटम नंबर पढ़ा रही थी तो dx² - y² के लिए जो m की वैल्यू होती है वो होती है +2। और स्पिन क्वांटम नंबर तो पूछा नहीं है तो जरूरत नहीं है फिर, ठीक। सेकेंड देखते हैं 4dz²। तो 4dz² के लिए हम देखते हैं 4, n = कितना हो जाएगा? 4, l d है तो l की वैल्यू कितनी? 2। अब dz² है तो dz² के लिए m कितना होता है? 0। ठीक, यहाँ पर हमने देखा था, देखिए 5 ऑर्बिटल्स होते हैं d में, 5 प्रिफर्ड ओरिएंटेशन dxy, dyz, dz², dzx और dx² - y²। तो -2, -1, 0, +1 और +2 ये 5 प्रिफर्ड ओरिएंटेशन होते हैं। और हर एक ऑर्बिटल के लिए ये जो होती है वो m की वैल्यू होती है। तो मेरे पास मुझे क्वेश्चन में डायरेक्ट 4dz² ऑर्बिटल बोल दिया है। अगर d ऑर्बिटल बोलते वो सिर्फ d सबशेल में जो d ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, 5 d ऑर्बिटल्स है, उनके लिए m की वैल्यू बताई, तब मैं वहां पर टोटल वैल्यू 5 लिखती और वहां पे बताती कि इतने -2, -1, 0, +1, +2 पॉसिबल है। बट यहाँ क्वेश्चन में मुझे स्पेसिफाई कर दिया है कि सिर्फ 4dz² के लिए बताना है। तो n की वैल्यू 4, d है, d के लिए l की वैल्यू कितनी होती है? 2, तो वहां 2 लिख दिया। dz² और z² के लिए कितनी होती है?
m की वैल्यू 0। इसी तरह p वाले के लिए भी ध्यान में रखिए, यहाँ -1 0 +1, तो 0 जो होता है वो पी जेड के लिए होता है, -1 पी वाई के लिए और ये पी एक्स के लिए। ठीक, ये हो गया। अब देखते हैं थर्ड क्या दिया हुआ है, डी एक्स वाई, 3dx y। तो यहाँ 3 दिया हुआ है, मतलब n की वैल्यू कितनी, 3। d ऑर्बिटल है, d के लिए l कितना होता है, 2। dxy है तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, dxy है तो -2। नेक्स्ट फोर्थ देखिए, फोर्थ हमारे पास क्या दिया हुआ है, 4dxz। तो यहाँ n इज इक्वल्स टू 4, d ऑर्बिटल है तो l की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 2, m कितना हो जाएगा dxz यानी कि -1, नो dxz तो ये हो जाएगा +1। ठीक, नेक्स्ट फिफ्थ देखिए 2pz। तो यहाँ पर नंबर कितना दिया हुआ है 2, तो ये क्या होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो n इज इक्वल्स टू 2। p है यानी l की वैल्यू कितनी 0 1 2 3, तो s p d f। ठीक, तो l की p है तो p के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 1। m देखिए कितना होता है pz के लिए, pz ये, तो ये हो गया 0। लास्ट 3px, तो ये हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n इज इक्वल्स टू 3। p है तो p के लिए l की वैल्यू 0 नहीं होती, 1 होती है। कितने बार बताएं आपको, m कितना हो जाएगा px कहाँ है +1। तो ये नोट कर लीजिए आप, और आपको समझ आया कि नहीं आप बिल्कुल कमेंट में बता सकते हैं। ओके, चलिए ये क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखते हैं क्या दिया हुआ है, यूजिंग SPDF notation describe the orbital with the following quantum number। ओके, आपको n और l की वैल्यू दी हुई है और आपको ऑर्बिटल्स डिस्क्राइब करने की किस ऑर्बिटल में है वो। ओके, तो n इज इक्वल्स टू 2 होता है, तो n इज इक्वल्स टू 2 तो और l इज इक्वल्स टू 1। तो सबसे पहले तो ये आप लोगों के लिए l और ये सब शेल लिख लेते हैं, 0 1 2 3 S P D F। ठीक, ये हो गया। तो a के लिए देखते हैं, a के लिए n इज इक्वल्स टू 2, तो सब नोटेशन कैसे लिखते हैं, सबसे पहले क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसके बाद जो ऑर्बिटल्स का नोटेशन है SPDF वो लिखा जाता है। ठीक है, तो S सब शेल के S ऑर्बिटल में होगा, P सब शेल के P ऑर्बिटल में होगा, D सब शेल के D, तो इसीलिए वहां पे ऑर्बिटल्स बोला होता है। L इज इक्वल्स टू 1 दिया, L इज इक्वल्स टू 1 मींस वो किस ऑर्बिटल में होगा, P सब शेल के 3 P ऑर्बिटल्स है उनमें से किसी एक में होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2P। नेक्स्ट B देखिए, n इज इक्वल्स टू 4, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 4 लिख देती हूँ। l इज इक्वल्स टू 0, तो l इज इक्वल्स टू 0 यानी कौन सा सबशेल, s सबशेल, तो s सबशेल के किस ऑर्बिटल में, s ऑर्बिटल में, तो 4s। c देखिए, n इज इक्वल्स टू 5, तो सबसे पहले यहाँ पर 5 लिख देते प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। l इज इक्वल्स टू 3, तो l इज इक्वल्स टू 3 के लिए f उसका सबशेल कौन सा होता है, f सबशेल के f ऑर्बिटल में होंगे, तो 5f। नेक्स्ट d 3 और L इज इक्वल्स टू 2, तो L इज इक्वल्स टू 2 यानी D सबशेल के D ऑर्बिटल्स, तो ये रहा आंसर। ठीक, ये समझ आया आपको, ये कैसे डिनोट करना है आपको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरे इतना सारा क्या क्या दे दिया है ना, यही सोच रहा हूँ आप लोग इतना सारा क्या दिया हुआ है। देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर्स आर नॉट परमिटेड। आपको यहाँ पर सेट्स दिए हुए क्वांटम नंबर के, आपको ये पहचानना है कि कौन सा क्वांटम नंबर का सेट परमिटेड नहीं है। आपको ये ध्यान होना चाहिए कि जो n होता है उससे n से l निकलता है, l से क्या निकलता है, m निकलता है, यानी सभी जो l और m जो है वो किस पर डिपेंड करते हैं, n पर। तो नीचे से देखना स्टार्ट करते हैं हम। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, n इज इक्वल्स टू 2, l इज इक्वल्स टू 1,
पॉसिबल है। जब n इज इक्वल्स टू 2 होता है तो l के कितने वैल्यूज आते हैं, 0 to n-1, तो 0 to n-1 यानी 0 to 2-1 निकाल के ही देख लेते हैं, वो ज्यादा बेटर है, ठीक है। 0 to 2-1 यानी 0 to 1 यानी कि 0 और 1, दो वैल्यूज पॉसिबल होते हैं। तो n इज इक्वल्स टू 2 पे l इज इक्वल्स टू 1 तो पॉसिबल है, दो वैल्यूज होते हैं तो एक वैल्यू यहाँ पे दी हुई है। अब m इज इक्वल्स टू 2 भी दिया हुआ है, तो l इज इक्वल्स टू 1 के लिए m कैसे निकालते हैं, m होता है 2l प्लस 1, तो हमें अभी यहाँ पे क्वेश्चन में l इज इक्वल्स टू 1 दिया है, तो l इज इक्वल्स टू 1 के लिए बस m की वैल्यू निकालेंगे, तो m इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1 प्लस 1, कितना हो गया, 2 और 1 3, सिर्फ 3 पॉसिबल वैल्यूज होंगी, कौन कौन सी, -0 1 0 और +1। हमारे पास तो ये 3 वैल्यू आ रही है, -1 0 और +1, लेकिन यहाँ तो m इज इक्वल्स टू 2 दिया है, तो ये पॉसिबल होगा क्या, ये पॉसिबल नहीं होगा। और स्पिन क्वांटम नंबर तो +½ और -½ हो ही सकता है, तो ये जो सेट है क्वांटम नंबर का ये पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर l इज इक्वल्स टू 1 के लिए m की हमारे पास 3 वैल्यूज आती है, कौन कौन सी, -1 0 और +1, लेकिन यहाँ पर वैल्यू आ रही है 2 जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक। अब नेक्स्ट, ये क्लियर हो गया, ये नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट देखते हैं हम। ये तो गलत हो गया भाई, फोर्थ वाला। अब थर्ड देखते हैं, तो n इज इक्वल्स टू 2 तो l इज इक्वल्स टू 0, बिल्कुल पॉसिबल है। n इज इक्वल्स टू 2 तो l इज रैंकिंग फ्रॉम 0 टू n-1 यानी कि 0 टू 2-1 यानी कि 0 और 1, ठीक। तो यहाँ पर उसने l की कौन सी वैल्यू कंसीडर की है, 0, ठीक। तो l इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर m निकाल लेते हैं, 2l प्लस 1, तो m 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 1, तो m की एक वैल्यू 1 आएगी, वो भी कौन सी होगी, 0 वैल्यू, तो ये भी पॉसिबल है। बट s इज इक्वल्स टू 0, तो कभी भी इलेक्ट्रॉन के लिए जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है वो 0 नहीं हो सकता, तो यहाँ या तो +½ होगा या तो -½ होगा, ये तो हमें देखते ही पता चल जाना चाहिए कि ये वाला जो है वो भी पॉसिबल नहीं है। अब सेकेंड देखते हैं, सेकेंड क्या दिया हुआ है, n इज इक्वल्स टू 2, n इज इक्वल्स टू 2 तो l इज इक्वल्स टू 1 तो पॉसिबल है, l इज इक्वल्स टू 1 पॉसिबल है, तो उसके लिए m की वैल्यूज कितने आई थी हमारे पास, l इज इक्वल्स टू 1 के लिए m की वैल्यूज आई थी -1 0 और 1, तो m इज इक्वल्स टू -1 ये दिया हुआ, तो ये भी पॉसिबल है। s इज इक्वल्स टू -½ ये भी पॉसिबल है, तो ये वाला तो पॉसिबल है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर आर नॉट परमिटेड, तो ये वाला तो परमिटेड है, ये जो 1 2 3 पर थर्ड और फोर्थ है वो नॉट परमिटेड। n इज इक्वल्स टू 2, फोर्थ वाला देखते हैं, मतलब फर्स्ट वाला 2, तो l इज इक्वल्स टू 2 पॉसिबल है क्या, यहाँ पर देखिए हमने कैलकुलेशन किया, n इज इक्वल्स टू 2, तो l के लिए तो हमारे पास सिर्फ 2 ही वैल्यू आई थी, 0 और 1, 2 आया क्या, नहीं, तो फॉर n इज इक्वल्स टू 2 l कैन हैव ओनली 2 वैल्यूज 0 एंड 1, l इज इक्वल्स टू 2 इज नॉट पॉसिबल, ठीक। तो यहाँ पर ये वाला भी पॉसिबल नहीं है, तो इन तीनों 4 में से तीनों जो है 3 जो है वो नॉट परमिटेड है, बाकी सिर्फ एक जो है वो परमिटेड है। तो ये समझ आए कैसे हमें यहाँ पर n l और m जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है उसको कैसे कैलकुलेट करना है, आगे और करेंगे और क्लियर होते जाएगा। चलो ये हो गया, ये वाला भी कर लिया, इसको बाद में करेंगे हम। ये वाला देखते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब शेल ऑफ एन एटम इज डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब शेल ऑफ एन एटम इज डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी सब शेल में आप कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक। तो आपको उस सब शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पता चल जाए, ठीक, आपको ये पता चल जाए कि उस शेल में, किसी भी शेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, ये पता चल जाएगा। फिर आपको ये भी पता है कि एक ऑर्बिटल में सिर्फ हम लोग 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल में फिर नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ऑर्बिटल्स हमें किस फॉर्मूले से पता चलते हैं, जो कि ऑर्बिटल्स हैं वो हम जानते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स,
नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स यानी कि टोटल वैल्यू ऑफ m, वो किससे पता चलता था हमें 2l प्लस 1 से। तो किसी सब शेल में मैक्सिमम ऑर्बिटल कितने होते हैं 2l प्लस 1। तो मैक्सिमम ऑर्बिटल 2l प्लस 1, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। तो 2l प्लस 1 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल होंगे 2 इंटू 2l प्लस 1 यानी कि 4l प्लस 2। तो यहाँ देखिए कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 8। तो ये आप इसको ध्यान में भी रख सकते हैं, याद भी कर सकते हैं कि किसी सबशेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स दैट कैन बी आइडेंटिफाइड विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ओके, maximum number of orbitals that can be identified with the help of following quantum number। तो n is equals to 3, l is equals to 1, तो n is equals to 3 के लिए 3, l is equals to 1 यानी कि कौन सा ऑर्बिटल हो जाएगा, कौन सा सबशेल, p सबशेल का p ऑर्बिटल, और p ऑर्बिटल के लिए भी उसने ml की वैल्यू दे रखी है, ml मतलब 0 दिया हुआ है, तो 0 माइनस 1 प्लस 1, 0 जो होता है वो किसके लिए होता है pz के लिए होता है, तो 3pz। तो इफ जो ये गिवन क्वांटम नंबर है उसके अकॉर्डिंग तो सिर्फ एक ही ऑर्बिटल पॉसिबल है, कौन सा 3pz। तो आंसर क्या हो जाएगा 1। अगर यहाँ पर ml की वैल्यू नहीं दी होती, सिर्फ मेरे पास n is equals to 3 और l is equals to 1, तो यानी वो कौन सा सबशेल हो जाता p सबशेल, और p सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स, तब तो मैं ये टिक करती। बट यहाँ पर उसने क्या बोला, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स दैट कैन बी आइडेंटिफाइड विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स। ठीक, तो यहाँ पर आपको 3 दिया, 3 लिख दिया, l is equals to 1 यानी कि p ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल में भी उसने क्वांटम नंबर दे रखा है, कौन सा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो स्पेसिफाई कर रहा है कि इस ऑर्बिटल की बात हो रही, ml जो 0, और 0 किसके लिए होता है pz के लिए, तो ये 3pz एक ऑर्बिटल, तो आंसर क्या हो गया 1। ये आता है द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ p इलेक्ट्रॉन इज गिवन एज, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ p इलेक्ट्रॉन इज गिवन एज, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था अंडर रूट l प्लस 1 h बाय 2 पाई। तो p इलेक्ट्रॉन्स यानी कि p ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके लिए, तो p जब होता है तो l की वैल्यू कितनी होती है, p इज इक्वल टू l की वैल्यू होती है 1, तो एंगुलर मोमेंटम कितना आ जाएगा 1 प्लस 1 h बाय 2 बाई 1 और 1 2, तो अंडर रूट 2 h बाय 2 पाई, रूट 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा h अपॉन अंडर रूट 2 पाई, तो h अपॉन ये आंसर। क्लियर, इतना ये फॉर्मूला मैंने आपको वहां पर बताया था पढ़ाते समय, एंगुलर जब मैं एजीमुथल क्वांटम नंबर पढ़ा रही थी तब मैंने आपको वहां पर इसका बताया था। ठीक है, द फॉलोइंग क्वांटम नंबर आर पॉसिबल फॉर हाउ मेनी ऑर्बिटल्स। अच्छा, पिछले बार जो देखा था वैसे ही देखते हैं। n is equals to 3, okay, l is equals to 2, l is equals to 2 यानी 0 1 2 3 s p d f 2, तो ये d, m is equals to plus 2, तो प्लस 2 हमारे पास किसके लिए होता है प्लस 2, ये यहाँ पर -1 -2 -1 0 प्लस 1 प्लस 2, ये 5 d ऑर्बिटल्स होते हैं, उसकी वैल्यूज होती हैं, तो ये होता है dxy dyz dz स्क्वायर dzx या d, और ये होता है dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो m इज इक्वल्स टू प्लस 2 यानी किस ऑर्बिटल की बात हो रही है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो यहाँ पर भी सिर्फ एक ही ऑर्बिटल पॉसिबल होगा, कौन सा, सिर्फ एक ऑर्बिटल 3dz x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, तो ऑप्शन ए। ठीक, पता चला कैसे निकालते हैं इसे। फिर है हाउ मेनी एलिमेंट्स कहाँ से आना, टाइपिंग मिस्टेक, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन फिट इन द ऑर्बिटल फॉर विच n is equals to 3
and L is equals to 1. So how many electron can fit in the orbital for which n is equals to 3? 3. L is equals to 1. तो L is equals to 1 means कौन सा ऑर्बिटल? p सबशेल के p ऑर्बिटल, ठीक, p ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल. तो यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन फिट इन द ऑर्बिटल फॉर विच n is equals to 3, L is equals to 1. तो 3p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं? p ऑर्बिटल बोल रही हूँ मैं. कितने करेंगे? 6 करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे. रॉन्ग. उसने सिर्फ एक ऑर्बिटल बोला है और किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम आप सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हो. अगर वो बोलता p सब शेल तब तो आप वहां पर 6 बोलते हो तो वो आपका राइट आंसर होता. बट इसने क्या बोल दिया क्वेश्चन में? ऑर्बिटल बोला है. तो ऑर्बिटल, किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम आप 2 ही इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं. तो यहाँ पर 2. ठीक, ये क्लियर? नेक्स्ट देख लेते हैं. ये भी करेंगे अभी. मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, maximum number of electron in a subshell with L is equals to 3 and N is equals to 4 is maximum number of electron in a subshell. अब यहाँ पर उसने बोला है सब शेल, तो सब शेल के केस में आप टोटल इलेक्ट्रॉन निकालेंगे. L is equals to 3 and N is equals to 4 is okay. तो maximum number of electrons in a subshell with L is equals to 3 and N is equals to 4. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर? देखिए N is equals to कितना बोला है उन्होंने? 4. L is equals to कहा गया है 3. तो N is equals to 4, L is equals to 3 यानी कि 3 मतलब कौन सा सबशेल हो जाएगा? F सबशेल. तो F सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 7 ऑर्बिटल्स होते हैं. और एक ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन आता है? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं. 2 3 4 5 2 3 4 5 6 7. तो 7 ऑर्बिटल्स और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं. तो 7 ऑर्बिटल्स में कितने आएंगे? 14. तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? ए. क्लियर? ओके. नेक्स्ट है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी एसोसिएटेड विद द following set of quantum number. What is the maximum number of electrons that can be associated with the following set of quantum number? Okay, तो following set of quantum number. तो यहाँ पर क्या दिया हुआ? n is equals to 3, तो 3 लिख लेते हैं. L is equals to 1, L is equals to 1 यानी कि p सबशेल. p सबशेल के ऑर्बिटल के लिए वैल्यू दिया -1, तो -1 जो होता है वो होता है y के लिए. तो 3py. तो py सिर्फ एक ऑर्बिटल और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2. तो ऑप्शन कितना हो गया? डी. ठीक. नेक्स्ट, the angular momentum of electrons in d orbitals is equal to. एंगुलर मोमेंटम निकालना है किसका? इलेक्ट्रॉन्स का d ऑर्बिटल में. देखिए यहाँ पर आपको फिर से क्या निकालना है? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम. लेकिन क्वेश्चन में देखिए आपको क्या दिया हुआ है? h क्रॉस. तो यहाँ पर h क्रॉस क्या होता है? हमने देखा था h अपॉन 2 पाई. तो h अपॉन 2 पाई को ही हम लिखते हैं h क्रॉस लिखा जाता है. क्लियर? तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट l प्लस 1 h बाई 2 पाई और अंडर रूट l प्लस 1 h क्रॉस. ये फॉर्मूला होता है एंगुलर मोमेंटम का. तो आपको किसके लिए बोले हैं? डी ऑर्बिटल्स के लिए. तो डी ऑर्बिटल्स के लिए l की वैल्यू कितनी होती है? 2. तो यहाँ पर 2 प्लस 1 h क्रॉस. तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 कितना? 3 h क्रॉस. तो ये हो गया अंडर रूट 6 h क्रॉस. तो यहाँ पर आंसर देखिए कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन ए. तो आज के वीडियो में इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में. आई होप आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे और अगर कुछ डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. तो आई होप आपको क्वांटम नंबर्स, उनका यूज कैसे करना है, उनको अप्लाई कैसे करना है, ये क्लियर हो गया होगा. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में. थैंक यू.